सामने नाज़रीन बिनियामिन शौकत एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन आज हम एक बार फिर मौजूद हैं जनाब जमील मेमन साहब के साथ, उनके फार्म पर, उनके डेरे पर, और इंतहाई खूबसूरत बातें और तजर्बे की बातें। कोई 40 साल का तजर्बा फार्मिंग का है, भैंस फार्मिंग का है, फार्मिंग का। वो तजर्बे की बातें ये शेयर कर रहे हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सर, सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर हैं आपके कि आपने आज फिर हमें टाइम दिया। हम आज बात करेंगे भैंस फार्मिंग के ऊपर। हमें कुछ टिप्स दें, कुछ पॉइंट्स बताएं जो हमारे नए फार्मर्स हैं जो भैंस फार्मिंग को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भैंस खाती बहुत है, फिर कहते हैं ड्राई पीरियड ज़्यादा है, फिर कहते हैं कि ये दूध कम देती है। इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो आप माशाल्लाह 10,000 भैंसें इस वक्त पाल रहे हैं कराची जैसी मार्केट में बैठ के। तो आप हमारे व्यूअर्स को, किसानों को क्या एडवाइस करेंगे? कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स बताएं जिस पे अमल करके हमारे किसान भैंस की फार्मिंग को मुनाफाबख्श बना सकें। शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे आपके चैनल पर। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कि भैंस पालना तब मुमकिन है जब आपका अपना ग्रीन पाउडर और भूसा स्टार्ट करने की आपके पास गुंजाइश हो, जितना भी जिसकी जितनी हैसियत है। तो उसके बाद मुश्किल कोई नहीं है। मार्केट में हमारे सिंध में या पंजाब की मार्केटों में बड़ी आसानी से 12-13 महीने की भैंस के बच्चे मिल जाते हैं, 14 महीने के, 18 महीने के, जो भी मिले जितनी भी जिसकी। तो उसको ले आएँ, घर पे सांड रखें, प्रेग्नेंट कराएं, जैसे सूझ जाए बेच छोड़ें। तो बड़ा अच्छा मुनाफा बख्श काम है। लेकिन उसके लिए पहली जो शर्त कह रहा हूँ, आपका अपना ग्रीन पाउडर पर भैंस या पर जो 30 से 40 किलो आपके पास ग्रीन पाउडर अवेलेबिलिटी हो आपके साथ में, थोड़ा बहुत भूसा भी ज़रूरी है, गंदम का टुकड़ा कहते हैं इसको। इजाफी खुराक हो तो और जल्दी अच्छी ज़्यादा जान पकड़ जाती है। मिसाल को दलिया हुआ या दूसरी टुकड़े हुए या आटा हुआ या बिनौला खल हुई तो थोड़ी बहुत, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, तो उससे ज़रा इसकी लुब्रिकेशन हो जाती है। तो उसमें ये बात आपकी दुरुस्त है कि भैंस पहले नफाबख्श काम नहीं था, आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले। लेकिन आज भैंस की कीमत गाय के बराबर पहुंच गई। 3 लाख की भैंस आम बिक रही है मंडियों में, उकाड़ा की, शीशावतनी की, आरिफ वाला की, करा सिंध की मंडियां बहुत सारी हैं। तो अब तो फिजिबल हो गया है। ये मजीद ये महंगी होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से सेंट्रल एशियन रियासतों को, चाइना को, पूरे मिडिल ईस्ट को, ईरान को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान से ही गोश्त सस्ता मिल रहा है इनको भैंस का। तो इनके यहाँ डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और इनकी चाइना की बाइंग पावर बहुत है। चाइना का ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ से बहुत जा रहा है भैंस का गोश्त, और मजीद बढ़ेगा। तो ये 5 लाख तक की भैंस होना 3 साल के अंदर मुमकिन है, नज़र आ रहा है क्लियर। तो अभी से अगर शुरू करेगा हमारा भाई, तो किसान पालेगा, तो वो ये समझ कर करे कि मेरी 3 साल बाद भैंस 5 लाख की बिकनी है, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। लेकिन ये, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भैंस में बीमारी बहुत कम है बनिस्बत गाय के, और खासकर विलायती गाय के। तो बीमारी का घर है, आपने परचेज कर ली बीमारी, उसको रख लिया, तो उससे बेहतर है कि भैंस अपनी है, देसी जानवर है, हैबिचुअल भी है, हमारे गर्मी सर्दी का आदी भी है, और माड़ी मोटी चीज़ भी खा जाता है। कोई घास थोड़ा 19-20 है या कोई चीज़ हो है तो उसने नखरे नहीं करने गाय की तरह। उसको हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है, उसकी पचाने की ताकत बहुत है। अच्छा सर, आपने जैसे फरमाया कि हमारे पास ताज़ा चारा, ग्रास ज़रूर होना चाहिए अगर हम भैंस फार्मिंग करें। तो अगर हम बात करें 50 जानवरों की, तो उसके लिए आइडियली हमारे पास कितनी जगह होनी चाहिए कि 50 भैंसें हम वहाँ से पाल सकें, और क्या लगाएं वहाँ? अगर ये हमारा वाला किंग ग्रास मैंने जो लगाया है अपने रकबे पर, आपने देखा, तो अगर आपके पास दरमियाने साइज़ की भैंसें या फुल साइज़ की भैंसें, फुल जवान है, तो भी इस चारे की जो पैदावार है उसमें आप 1 एकड़ पर आराम से 20 पाल सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, और बड़ा लें, बड़ी भैंस 20 बनती है हमारे हिसाब से, क्योंकि इसकी पैदावार ही इतनी है कि आप काटे जाओगे खत्म ही नहीं होता। फिर ये, और ये 15 साल से 20 साल चलने वाला चारा है। लेकिन एक बात है कि आप पानी अवेलेबिलिटी अच्छी हो, 8वें 10वें दिन पानी हो, और इसके लिए
आपकी ज़मीन के मुताबिक अगर गोबर की खाद हो तो फिर तो बहुत ही ये पैदावार बढ़ा देता है। ऑर्गेनिक खाद पर आराम से आपको 2 एकड़ हो तो 40-50 जानवर पाल लें। तो इसमें जब आप इसका भैंस के बारे में जो एक बड़ा मशहूर है कि ड्राई पीरियड इसका ज़्यादा है, तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं, जल्दी हीट में किस तरह लेके आते हैं गाय को? देखो, मैं जो सलाह दे रहा हूँ ना आपको, उसमें तो आप दूध पे जाए ना। दूध का एक माफिया है, वो कभी आपको 60 रुपये रेट देगा, कभी 40 देगा। किसान पहुंच ही नहीं सकता। किसान बैठा होता है अपने देहात में या शहर से दूर, उसके लिए दूध बेचना या वो बेचना नामुमकिन है। ज़्यादा सूटेबल उसको है जो शहर के नज़दीक बैठा हुआ है, उसने भैंस का बाड़ा बनाया हुआ है, उससे दूधिया एडवांस देके भी ले जाता है और उनसे उनके पैसे भी खा जाता है देहात वालों के, उसको रोज़ाना पता नहीं मिलना है। तो वो किसान को सूट नहीं करता वो मॉडल। वो अपने चुपचाप भैंसे पालें, जब ब्याज आए उसको मंडी जाके बेच कर नकद ले आए अपने पैसे, उससे फिर डबल कर ले और भैंसे बढ़ा ले, अपनी रकबा बढ़ा ले, जब भैंस बढ़ा ले। तो दोनों अलग मॉडल हैं। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल किसी के पास हिफर है यानी चोटी है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं या उसको फीड चेंज करते हैं कि जल्दी जो है वो प्रेग्नेंट हो गए जानवर? हमारे किसान बहुत होशियार हैं, इन सबको पता है कि मसूर की दाल का खिलाते हैं उसको पेड़ा बना के, तो हीट पे आ जाती है। कोई खजूर खिलाता है तो हीट पे आ जाती है। सबके अपने अपने देसी टोटके हैं, उसमें गर्म तो हो ही जाती है। लेकिन आपको सांड अवेलेबिलिटी होगी तो वो सांड ही खुद ही उसको हीट पे ले आता है सूंघ के, और एक टाइम होता है हो जाती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी देखो, कोई भी दुनिया की चीज होगी, बीज होगा या 2-4% तो 100 में से खराब होंगी वो ना लगे हीट हो तो उसके डॉक्टर से चेक कराओ। खुदा न खास्ता बच्चादानी पे पीप आ गया है या डैमेज हो गई है बच्चादानी का मुंह, उसको सरेंडर करें, दूसरी ले आए और या इसकी दवा कराएं उसकी अच्छी तरीके से, उसकी लगती है अंदर दवाई उसके अंदर बच्चादानी में। अच्छा, कितने % चांसेस होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 50 जानवर खरीदे, उसमें से कितने जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे? कितने का चांस होगा कि वो कटने के लिए दिन? 45-46 तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे डेफिनेट। 4% की शायद आ सकती है, लेकिन अच्छी खुराक है, आपकी डिफिशियंसी नहीं है, 50 की 50 भी हो सकते हैं, या फिर एकाध दो तो कुदरत की तरफ से होता ही है, कोई ना कोई रोना। वो बेटा ये कि उसमें कोई इतनी अहमियत नहीं है उसकी, उसको ना काउंट किया जाए। कोई जो अब जो भैंस की कीमत है उस हिसाब से, अब हमारे इधर तो हमारे इलाके में जितने हैं फार्मर, सब ने 150 रखी हुई हैं, और ये 100 भैंस भी ले आते हैं जो दूध से फारिग होती हैं बड़े वालों के पास, उसको भी पालने का रिवाज हो गया है। ये सब कीमत बढ़ने की वजह से हुआ, वरना पहले नहीं करते थे। सीधी स्लॉटर हाउस चली जाती थी, दूध से फारिग हुई स्लॉटर हाउस चली गई। लेकिन अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये काम करने जैसा है। ये नहीं खरीदने से बेहतर है कि एक साल इसको चारा डाल, हाँ उसको डालने चारा, 1 साल भी नहीं, क्योंकि 10 महीने में प्रेग्नेंट होकर ब्याज जाती है भैंस। अगर वो 2 महीने की प्रेग्नेंट मिल गई तो आपके 8 महीने खर्च हुए, और आपके ऑलमोस्ट जितने की भी आप बाकरी भैंस लेते हो फंडर, वो डबल की बिक जाती है। अंदाजा एक मेरा रफ आइडिया, जितने की भी आप ले आते हैं, 1.25 लाख की लाते हैं, 2.5 की बिक जाएगी, 1.5 की लाएंगे, 3 की बिक जाएगी। उसकी जान के ऊपर होता है, उसके अडर पे थन पे होता है। अच्छा चले, और कोई बड़ी अहम चीज जो आप बताना चाहें हमारे फार्मर्स को इस बिजनेस के बारे में? जमीन का जेवर है जानवर, और जमीन की खुराक है गोबर, ना कि यूरिया ना कि DAP। इन्होंने तबाही कर दी है यूरिया DAP या आर्टिफिशियल खादों ने, कीमियाई खादों ने। आपकी जमीन उसकी आधी होती जा रही है। 1 साल 1.5 बोरी लगी है, अगले साल 2.5 लगेगी, फिर अगले साल 3.5 लगेंगी। जब 17 पे पहुंचोगे तो जमीन डेड हो जाएगी, पूरी तबाह हो जाएगी। इससे बेहतर है अपनी ज़मीन को रिसाइकिल करना है, अपनी ज़मीन को रिक्लेम करना है, और जानवर से पैसे कमाओ। नेकी भी है, इबादत भी है, सुन्नत भी है, और जानवर का सबसे साइलेंट प्रॉफिट ये है कि आपकी ज़मीन सदा आबाद रहेगी उसके गोबर से। ज़मीन की खुराक दूसरी कोई चीज़ नहीं सिवाय गोबर के, अल्लाह का निज़ाम है ये। उसमें सारी खलकत है इस गोबर के अंदर, माइक्रोब्स की या जो भी साइंस वाले कहते हैं। वाकई हकीकत बात है कि जिस ज़मीन में गोबर लगता है उसकी रंग ही और होता है, उसकी सब्जी का जायका भी और होता है, उसके घास का जायका भी और होता है जानवर को। और इसलिए मजबूरी भी समझें आप इसको, अगर नहीं करते हैं तो ये समझ लेना कि 15 साल बाद ज़मीन में नमक तैर रहा होगा ऊपर, और जमीन बोलेगी खुदा हाफिज, अब जाओ कहीं और से चारा लो, और कहीं से लो। और ये एक ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था हमारे दोस्त ने कि ज़मीन को माँ का दर्जा देते हैं, मैं खुराक देती है, मैं सब कुछ खिलाती है, और बोला माँ के मुंह पे तेजाब फेंकते हैं यूरिया के नाम पर, DAP के नाम पर, स्प्रे के नाम पर। तो कोई माँ के मुंह पे भी तेजाब फेंकेगा, बचेगा वो? खूबसूरत बात। हाँ, तो बहरहाल ये बात समझने की है, और जितना जल्द हम इससे बला से छूट जाएं, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के जाल से निकल जाएं तो बेहतर है। नहीं तो फिर बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा हमें, और फिर वो रिक्लेम जल्दी होगी भी नहीं। एक ज़मीन अगर डेड हो गई
यूरिया और खादों की वजह से, तो फिर उसको वापस रिक्लेम करने में कई साल चाहिए होते हैं, जल्दी नहीं होगी। जब आप इसको नए दूध करवाना होता है, यानी प्रेग्नेंट करवाना होता है भैंस को या भैंस की कटी को, तो वो आप फुल टाइम के लिए सांड अंदर छोड़ते हैं या एक ब्रीडिंग का आपका टाइम होता है, उस वक्त सिर्फ आप? हम लोग तो ज़्यादातर इसको शाम को 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक प्रेगनेंट ले छोड़ते हैं सांड को अंदर, तो हो ही जाती है। अच्छा, आप नाइट टाइम में मीटिंग करवाते हैं? ज़्यादा बेहतर वो है। दिन में थोड़ा शायद गर्मी से उससे घबराहट होती है, उसको नाइट टाइम उसके लिए बड़ा सूटेबल है। ठंडा भी होता है और उसमें वो अपना मज़े से होता है, अपना हीट स्ट्रेस में नहीं होता जानवर, ना बड़ा ना भैंस। स्ट्रेस होना खराब चीज़ है, धूप की गर्मी हो या धूप हो, या तो शाम के टाइम पर इनको फिर सुकून होता है। तो मैं देखता हूँ जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक के जो दिन में भी होती है प्रेगनेंट, ये बात नहीं कि दिन में नहीं होती है, लेकिन रात को बड़ी अच्छी परसेंटेज से हो जाती हैं और इजीली हो जाती हैं। यानी मीटिंग जो है वो हमें शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे करवानी चाहिए। हाँ, ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर वो परेशानी हो जाती है, उनको अपने स्ट्रेस में होते हैं जानवर। नामुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन ये कि वो रात को आसानी से हो जाती है। अच्छा, जो आप फीड देते हैं उसमें कोई स्पेशल चीज़ देते हो जानवरों को प्रेग्नेंट कराने के लिए या रूटीन में जो आप देते हैं? नहीं, आम फीड है जो सब दे रहे हैं, हम भी वही दे रहे हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि जो अवेलेबिलिटी है आपके इलाके में, जो उसमें उसको बैलेंस करके, लेकिन बैलेंस डाइट होनी ज़रूरी है। ये हमने 6 किलो खली ठोक दी पिनला, तो वो भी नुकसान करेगी, हजम होगी नहीं, गोबर में चिकनी वापस आ जाएगी। इस तरह थोड़ा दलिया होना चाहिए, थोड़ा चोकर होना चाहिए, राइस पॉलिश थोड़ा से मिक्स करके बनाएंगे तो वो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे आपको। ये TMR टाइप बना के आप नहीं, चोकर हो गया, हाथ से मिला लें। TMR तो बहुत बड़ी बात है ना, वो तो अंग्रेजों की, तो TMR हाथ से मिला लें। 10-20 जानवर वालों की क्या जरूरत है, आप मिक्स करें, अपना खाएं अच्छी तरीके से उसको। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो हमारी एक सीरीज़ है प्रोग्राम्स की जमील बेगम के साथ, ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपको टाइम में चीज़ें बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।